हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूं। और खंड शिक्षा अधिकारी की ये जो आप जानते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी में मैथ्स भी आएगा और रीजनिंग भी आएगी। तो हम उसके लिए हमने ये अलग सीरीज़ शुरू की है, मैथ्स और रीजनिंग की कंबाइन सीरीज़ है। और ये आपको जो UPPCS का जो एग्ज़ाम है 2020 वाला, उसमें आपको CSET में भी ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो ये दोनों के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इन्हें भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग मैथ में थोड़ा कमज़ोर होते हैं। तो मैं देखिए एक बार बता देता हूँ आपको, बस आपको क्या करना है, डेली की प्रैक्टिस करनी है। कि जैसे आपको पता है कि माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहो, धैर्य बनाए रखो। जब बस धैर्य बनाए रखोगे तो प्रत्येक चीज़ अपने समय पर होगी और प्रतिदिन क्या होगा, बेहतर काम करो, आपको उसका फल समय पर जरूर मिलेगा। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप बस क्या करते रहेंगे, कोशिश करते रहिएगा, ठीक है। इसीलिए आप उसमें कभी ये ना देखें कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह के ये वो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो क्वेश्चन असल में ये पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। वही क्वेश्चनों की सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप इन्हें बस प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपको कुछ चाहिए और अलग से तो मुझे बताइएगा, हम उसका पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे हेल्प करें आपकी। और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम पूरी कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि असल में देखिए मैथ जो बंदे उसमें असल में आर्ट साइड में होते हैं, या मान लीजिए थोड़ा सा उनका मैथ जरूर वीक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये 20 क्वेश्चन के पहला खंड है। दूसरा खंड भी अगर आप देखिएगा, ये हम जो सीरीज़ शुरू की है खंड शिक्षा अधिकारी और UPPCS दोनों के लिए है। तो वीडियो देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि 61 से 100 तक के पूर्णांकों में 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या क्या बचेगी। अब पहले आप देखिए, बात चल रही है 61 से कहाँ तक, 100 तक। अब देखिए 61 से 100 तक जो है वो आपको पता है अब कितनी संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो देखिए 61 के बाद जो होगा, ये 3 से विभाजित होने वाली बात चल रही है। तो जैसे मान लीजिए 3 से विभाजित होने वाला एक क्या होगा, 63 होगा, क्योंकि 62 तो होगा नहीं। तो हम 63 से और लास्ट संख्या क्या होगी, तो लास्ट जो होगी वो 99 होगी। तो ये 3 से डिवाइडेशन को कह रहे हैं। और जब इस तरह से 3 से डिवाइडेशन हो तो आप इसमें +1 जरूर कर लें। +1 इसलिए कर लें कि जैसे ये संख्या जो बची है तो लेख संख्या जो खुद होती है वो उसका मान जरूर आएगा। तो अगर इसे हम देखिए, ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, लेकिन आप चाहेंगे तो इस तरीके से कर लेंगे कि 99 में से 63 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि हम इधर चल रहे थे और उसमें 3 से डिवाइड करके +1 कर लीजिएगा। तो 99 से जब आप 63 को घटाएंगे तो कितना बचता है, देखिए 9 में से 3 गए तो 6 और 9 में से 6 गए तो 3, तो बचता है 36। अब 36 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3 और 3 2 6। तो देखिए ये जाता है 12 + 1, यानी कि कितनी संख्याएँ बचेंगी, 13। तो आंसर, अब देखिए ये कह रहे हैं संख्याएँ जो बचेंगी 13 बचेंगी। कितनी बचेंगी, 13 संख्याएँ बचेंगी। तो कुल संख्याएँ बतानी हैं। अब कुल संख्याएँ कितनी थी, तो 61 से देखिए संख्याएँ जो असल में 40 होंगी। 61 से 100 तक कितनी, 40। तो उसमें से हमने क्या कर दिया जाए, शेष संख्या कितनी बचेंगी, तो निकाल दिया हमने 13 को, तो हमारा बचता है 27। कितना बचता है, 27 बचता है। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिएगा आप, ये वो क्वेश्चन है जो खास मैं आपके लिए लगाया हूँ। देखिए 5 किताबें हैं, एक मेज पर रखी हैं। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए ये एक टेबल है, ऐसे ये एक टेबल है और इस टेबल पे ना 5 बुक्स रखी हैं। अब 5 कितनी है, 5 बुक्स रखी हैं। अब 5 बुक्स में आप देखिएगा क्या है इनका सीरियल क्या है कि डी जो है, किताब डी सी के नीचे है। किताब डी जो है वो सी के नीचे है। तो हम कह सकते हैं कि यानी डी नीचे है तो सी ऊपर होगा। अब फिर क्या करें, किताब बी जो है किताब ई के नीचे है, यानी किताब बी कहाँ है, वो किताब ई के नीचे है। तो देखिए मैं थोड़ा अलग बना के बताता हूँ आपको। ई के नीचे हो गया बी, और आप देखिएगा सी के, अब दूसरा आप एक और पढ़िएगा, यानी किताब ए जो है वो सी के ऊपर है। तो सी के ऊपर है किताब ए। तो मान लीजिए यहाँ ए है और सी के ऊपर है ये, ठीक है। लेकिन बी, किताब बी के नीचे है, तो बी के नीचे ए हो गया। अब दूसरा देखिएगा, ये लास्ट जो मैंने बोला डी जो है वो कहाँ है, सी के नीचे है, तो यहाँ हो जाएगा डी। तो बस इसमें क्या पूछा है,
इसे पूछा है कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे किताबें कौन सी होंगी, सबसे ऊपर कौन सी होगी, सबसे नीचे कौन सी होगी। तो आप समझ गए होंगे, ये सबसे ऊपर और ये सबसे नीचे, ई और डी जो है वो ये हो जाएगा सेम इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसा कि आपको पता है ये है DMU और दूसरा ये EOT। तो जैसा आपको पता है रीजनिंग में, अगर आपको थोड़ा सा देखिए मैं आपको बता दूं, ये होता है इजोटी। इसमें ई का तो 5 होता है और जे का 10, ओ का 15 और टी का 20 और बाई का 25। ये जो है इजो, अगर आपको सीरियल नंबर याद नहीं है तो आप इससे याद रख सकते हैं इजोटी से। तो देखिए डी के बाद ई है, डी के बाद ई है, तो डी के बाद ई जो है आपको देख रहे हैं कितना हो रहा है, डी के बाद ई, यानी डी के बाद ई है तो +1, कितना हो रहा है +1। अब एम के बाद ओ है, यानी एम के बाद MNO, तो इसके बाद हो गया ये +2, कितना होगा, ये होगा +2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये है U, क्या है, और U के बाद क्या है, U जो है वो T, तो T के बाद U आता है तो ये होता है -1। तो इसमें ये सीरीज लगी है, देखिए +1 +2 -1। अब इसी सीरीज से जो पूछा है हम उसे हल कर देंगे। जैसे हमारा देखिए FQS, तो इसी देखिए सबसे पहले हम इस सीरीज को हल करेंगे, यानी F के बाद हमें +1 चाहिए, +1 F के बाद क्या आता है, तो F के बाद जो है +1 होता है G, तो यहाँ G, तो देखिएगा G जो है 3 में है, इसका मतलब ये चौथा तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए Q जो है, यानी जैसे M के बाद +2 था तो Q के बाद +2 क्या होगा, QRS, तो इसके बाद QRS होगा, S यानी कि +2 करेंगे तो क्या होगा S, तो GS, क्या होगा GS, तो इसका मतलब GS है। तो इस यहाँ से आप समझते रहिएगा, ऑप्शन को भी आप ध्यान रखिएगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कट गए। तो तीसरा देखिएगा S के बाद -1 पूछा है, S के बाद, तो S के बाद हम -1 लगाएंगे, तो S के बाद -1 क्या आता है R, S के बाद -1 क्या आता है, S के बाद आपको क्या आता है वो -1 R, तो देखिए आंसर होगा GSR। नेक्स्ट देखिएगा आप, ये जो देखिए सीरीज है 8, 11, 17, X, 53, 120। तो इसमें देखिए आपको ये पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, 8 और 11 में किस तरीके से 8 के साथ 11 आ रहा है। पहली बात आप ये समझिएगा कि 8 के साथ 11 कितने तरीके से आता है, तो इसमें +3 करेंगे तभी 8 के बाद 11 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा 8 के बाद 11, 11 के बाद 17 है, 11 के बाद क्या है 17। अब 17 कैसे आया, तो अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे इस 3 का अगर हम डबल कर दें, 3 दूनी 6, तो यहाँ +6 कितना, तो वैसे भी आप देखिएगा यहाँ 3, यहाँ +6, ठीक है। तो 17। अब इसके बाद यहाँ देखिए X है, तो आप जानिएगा यहाँ X है, तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए फिर, यानी यहाँ अगर 17 है तो जैसे मैंने आपको बताया ये 3 का गुणा 2 करके हमने यहाँ आया था, ठीक है। तो हमारा बना था यहाँ 6। अब 6 का हम क्या करेंगे, देखिए 6 बना, 6 का मल्टीप्लाई कर दें आप 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 12 17 कितने होते हैं, 12 17 होते हैं 29, तो आंसर होगा 29। नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए नेक्स्ट, यानी A D की माँ है, A जो है वो D की माँ है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको करने पड़े तो देखिएगा ध्यान से, जैसे A जो है वो D की माँ है। अब हम जो रिलेशन हमारे जो होते हैं उसे ऊपर को लेके चलते हैं अगर बड़े हैं तो A जो है वो क्या है, D की माँ है, ठीक है, तथा B की बहन है। अब A जो है वो क्या हो गया, ये B की बहन हो गई, बहन, ठीक है, इस तरीके से। अब C B की पुत्री है, C जो है वो क्या है, B की पुत्री। तो देखिए ये अगर हम यहाँ से चलेंगे तो ये पुत्री हो जाएगी C, ये C जो है पुत्री, किसकी पुत्री है, B की। और F जिसका विवाह F के साथ हुआ है, यानी C का जो विवाह हुआ है वो F के साथ हुआ है, किसके साथ हुआ है, C का विवाह F के साथ हुआ है, तो ये F का पति हो गया। तो F का पति हो गया, तो इन्होंने पूछा क्या है, पूछा है कि G और G D का क्या लगता है, G जो है वो D का क्या लगता है। अब जैसे G A का पति है, आप एक बात और समझिएगा, G जो है वो A का पति है,
तो हम यहाँ से ए का जो हस्बैंड है वो जी है। अब इन्होंने जी और डी में संबंध पूछा है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो डी जो है, सीधी सी बात है कि डी कौन है, डी जो है वो ए की माँ है, और ये जो है जी ए का पति है। तो ये पति है तो क्या हो गया इसमें, तो इसका संबंध पूछा है, किसका संबंध पूछा है, जी का डी से। तो जी का डी से संबंध पूछा है तो हो गया पिता। क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये जो अनुपात दे रखा है, तो इसमें ए और डी का अनुपात, तो मैं इसका एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। देखिए जैसे ए अनुपात बी है तो इसका है 2:3, और बी अनुपात सी है तो इसका है 4:5, और सी अनुपात डी है तो इसका है 6:7। तो आपको ए और डी, ए अनुपात डी निकालना है, तो कुछ नहीं निकालना। देखिए ये सब इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि आपको क्या करना है, आपको इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 चौक 8, 2 चौक 8, और 8 छम 48, कितना हो रहा है 48, और 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। तो देखिएगा अगर यहाँ से ये कटते हैं तो आप इसे काट सकते हैं, और नहीं कटते तो मेरे हिसाब से तो ये 3 से कट जाना चाहिए। तो 3 से कटेगा, देखिए 3 एकम 3 और 3 छम 18, और 3 तिया 9, और 3 पंजे 15। तो अगर हम ए और डी की बात करेंगे तो होगा 16:35। क्या होगा, 16:35। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, टॉम जो है, देखिए ध्यान से, ये है टॉम। क्या है, तो टॉम को लिखा है 48। अब ये टॉम को 48 किस तरीके से लिखा है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप जानते हैं, मैंने बताया टी का नंबरिंग कितनी होती है 20, और ओ का कितना होता है, ओ का होता है 15, ओ का होता है 15, और एम का होता है 13। तो आप इन्हें अगर काउंट करेंगे तो बनता है कितना है, 48 बनता है। सेम इसी तरीके से डिक दिया है, डिक, तो डिक में दिया है 27। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे डी का होता है 4, डी का कितना 4, और आई का कितना होता है, तो आई का होता है 9, और सी का होता है 3, और प्लस के का होता है 11। तो इन्हें आप जोड़ेंगे तो ये बनता है 27। सेम इसी तरीके से हैरी का पूछा है तो हैरी निकाल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए एच का, जैसे कि आप एच का नंबर कितना होता है, तो एच होता है 8, और एक होता है 1, और डबल आर, आर जो होता है आपको पता है ये होता है 18। तो डबल है तो आप इसे डबल लिख देंगे 18, और एक होता है बाई भी है, हैरी है ना, तो बाई का होता है 25। कितना होता है बाई का 25। इसे टोटल को आप जोड़ लीजिए, तो टोटल आप जोड़ेंगे तो बैठता है 70। कितना बैठता है 70, तो आंसर होगा 70। नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा, लता जो है वो गीता से 1 साल बड़ी है। लता गीता से कितनी है, 1 साल बड़ी है। तो मैं आपको बताता हूँ, लता जो है वो बड़ी है गीता से, ठीक है। मान लीजिए ये समीकरण से बना के बताता हूँ आपको, और गीता जो है वो सोनू से 2 साल बड़ी है, ठीक है। तो गीता बड़ी है किससे, सोनू से, ठीक है, इसे भी आप समझ लीजिएगा। और तीसरा राजन जो है वो सोनू से 1 साल बड़ा है, ठीक है। तो राजन जो है वो बड़ा है सोनू से। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें क्या बताना है, इसमें सबसे छोटा कौन है। अब तीनों समीकरणों को आप लगाएंगे तो इस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए सबसे बड़ी हो गई लता, और लता से छोटी है कौन, लता से छोटी है गीता, और गीता से छोटी कौन है, क्योंकि गीता से छोटी है। अब गीता जो है वो बड़ी है राजन, देखिए इससे एस से, तो गीता से छोटी हो गई, ये गीता से छोटा राजन, और राजन से छोटा हो गया सोनू। तो आपसे पूछा है सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा सोनू। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ए के पास 100 रुपये हैं। ए के पास कितने हैं, 100 रुपये हैं जी। मान लीजिए ए जो है इसके पास 100 रुपये, ठीक। यदि उसके पास 10 रुपये कम होते तो तब उसके पास बी के आधे रुपये होते।
अगर इसके पास कितने होते, 10 रुपये कम होते, तो हम इसे 10 रुपये अगर इसके पास कम होते, यानी अगर इसके पास 90 होते, इसके पास अगर 10 रुपये कम होते तो बी के आधे रुपये होते, बी के आधे, तो इसका मतलब बी के पास कितने हैं, यानी अगर हम बात करें तो बी के पास जो है ना इसका दुगना होगा, 180 है, तभी तो इसके आधे हो गए। तो इन्होंने अंतर पूछा है, क्या पूछा है, अंतर पूछा है। बी के पास ए से कितने ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है 90, 180 में से 90 घटा लीजिए, 90 बच जाएगा, 90 ज़्यादा नहीं, 90 कितना ज़्यादा है, 100 का फ़र्क है ना। देखिए क्योंकि उसके पास तो 100 है, इसके क्योंकि ए के पास कितने थे, 100 थे, तो ए के पास 100 हैं, तो 180 में से आप 100 घटाएंगे तो 80 बचते हैं। कितने बचते हैं, 80। तो आंसर ये 90 नहीं होगा, 80 होगा। कितना होगा, 80। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए दो संख्याएं जो 1:5 के अनुपात में हैं, इनका गुणनफल जो है वो 320 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना है। अब सबसे पहली चीज़, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए संख्याएं, एक तो x मान लीजिए और दूसरी जो है वो 5x, अनुपात के हिसाब से हमने मान ली। तो इन्होंने ये कहा है कि इनका गुणनफल यानी x गुणा 5x जो है वो 320 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 5x² 320 के बराबर हो गया। तो अगर x² निकालेंगे तो ये 320/5 और 5 छंग 30 और 5 चौक 20, तो x² की वैल्यू 64। तो x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा 8। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x का मान 8 आ जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, इनके वर्गों का अंतर पूछा है, वर्गों का अंतर पूछा है। तो वर्गों का अंतर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पहली संख्या एक तो 8 हो गई, तो दूसरी जैसे एक x थी तो वो 8 हो गई, दूसरी 5x है तो ये कितनी हो जाएगी, 8 पंजे 40 हो जाएगी। तो वर्गों का अंतर आप इसे निकाल दीजिए, नो टेंशन हो गए, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो वैसे भी मैं आपको अगर चाहूँ तो इस तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन आपको वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है, तो वर्ग से भी आसानी से हो जाएगा। तो वर्ग से कैसे होगा, देखिए जैसे 40 का वर्ग होता है कितना, 40 का वर्ग होगा और माइनस का कितना, 8 का वर्ग। तो 40 का वर्ग होता है 1600 और 8 का वर्ग होता है 64, और आप घटाइए तो बनता है 1536 बच जाएगा। कितना बचेगा, 1536। तो कॉमन सा आंसर है इसका डी। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक व्यापारी ने 100 सेब 60 रुपये किराए किए। 100 सेब कितने में खरीदे उनने, यानी देखिए 100 सेब जो हैं वो 60 रुपये में लिए हैं, ठीक है। तो उसने मूल्य का 15% भाड़े में व्यय कर दिया। अब उसने क्या काम करा है, 15% का उसे जो है वो नुकसान हो गया, नहीं भाड़ा लगा दिया। यदि व्यापारी ने 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसे पर अंकित मूल्य बताना। अब उसे क्या करना है, 20% लाभ का मतलब है उसे, यानी मान लीजिए अगर तो 100 सेब को उसने कितने में बेचना है। अगर हम ये मान लें कि 100 सेब जो हैं वो 100 रुपये के हैं, कितने के हैं, 100 रुपये के हैं। तो अगर उसे 20% का लाभ होगा तो 100 सेब आप कितने के हो जाएंगे, तो 120 रुपये के हो जाएंगे नहीं। इस 100 सेब 120 के होंगे, 20% का फ़ायदा कमाना चाहोगे तो इस पर अंकित मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य आप इसे आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए पहले कितना था, 60 रुपये था। अब 60 रुपये था तो 60 रुपये का अब इन्होंने जो है 60 का 15% भाड़े पे चला गया। 60 का कहाँ चला गया 15%, पहले 60 था तो 60 का 15% हमने भाड़े पे लगा दिया। तो 15 छक्का 90, तो 15% भाड़े पे कितने लग गए, 9 रुपये लग गए। 9 रुपये लग गए तो इसका मतलब 69 रुपये हो गए। कितने हो गए, 69 रुपये हो गए। और 69 रुपये हो गए तो इसमें 120 का पूछना है। उसने बताना है कि बताइए 120 का कितना होगा। तो 120 को आप आसानी से निकाल दीजिए, यानी 69 गुणा 120/100। तो इससे आप निपटा दीजिए, 12 का इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 12 9 108, तो यहाँ से लगे 10 और 12 छंग 12 छंग 72, 72 और 10 82, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 82.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 82.8। ये होगा आसानी से। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिए, एक आदमी अपने गंतव्य स्थान से 180 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब मान लो पहली बात ये है कि कोई आदमी यहाँ खड़ा था, इसका ये गंतव्य स्थान है। तो ये क्या कह रहे हैं,
180 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कहाँ है वो, 180 किलोमीटर दूर है। तो मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब 3 घंटे में पहुँचना चाहता है, कितने घंटे में पहुँचना चाह रहा वो, तो 3 घंटे में पहुँचना चाह रहा, 3 घंटे में। प्रथम आधी यात्रा उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए शेष यात्रा उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पहले उसकी चाल हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आप चाल का लगा सकते हैं। देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं। 180 किलोमीटर अगर 3 घंटे में जा रहा है तो चाल उसकी कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। अब शेष यात्रा जो है वो क्या करें, शेष यात्रा जो है उसकी यानी प्रथम आधी जो है वो 40 में, तो शेष यात्रा को करने को कह रहा है। तो हमें इसको आसानी से देखिए कैसे हम कर सकते हैं। मान लीजिए कितनी है उसकी चाल, 60 किलोमीटर की है, और जो है वो जा रहा है पहले फिर आ रहा है। तो देखिए 40 और गुणा x और बटे में देखिएगा कितना, यानी 40 प्लस x, 40 प्लस x है। ये 40 प्लस x क्यों है, क्योंकि पहले वो 40 किलोमीटर की आधी यात्रा तय करता है, फिर बाद में आधी को कितनी पे पहुंचता है वो करता है, वो बताना है आपको। तो इसे आसानी से आप हल करके निकाल लेंगे, कुछ बड़ी टेंशन है नहीं। देखिएगा ये हो जाएगा, अगर आप चाहें तो इसे हम यहाँ से निपटा सकते हैं। देखिए इस जीरो से आप इस जीरो को मल्टीप्लाई निपटा दीजिए, 4 दूनी ये हो जाएगा इतना, यानी 6 = 8x/40 + x। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर खत्म। देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 24 = 240 प्लस के 6x बराबर 8x। इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा 240 बराबर कितना, 8x में से हम लोग 6x निकाल देंगे, 2x, यानी हमारा क्या आता है 2x जो है वो 240 के बराबर है। तो x कितने के बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप इसे देखते रहिएगा, ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, इसीलिए 20-20 करके हम क्वेश्चन ला रहे हैं। तो रनर जो है, रनर को हम समर लिखते हैं, रनर को हम क्या लिख रहे हैं, समर। देखिएगा रनर जो है ये, रनर को लिखा जा रहा है समर, ठीक। तो आर के बाद एस और यू का यू है और एन का एम और एम का एन। देखिए इससे आपको कैसे पता लग जाएगा, जब आर के बाद एस का मतलब क्या है, +1 हुआ है, क्या हुआ है, +1 हुआ है। और जब देखिएगा यू जो है, यानी यू को हम यू में लेके गए हैं तो +0 कितना हुआ, +0। अब इसके बाद एम का एन, यानी एम का एन हुआ है तो -1, ये भी -1 है, आर का आर हुआ है। तो सिंपल वे से इसी तरीके से आप लगा दीजिए। ये विंटर है हमारा, तो विंटर का आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, W के बाद +1 करेंगे तो x आएगा, क्या आएगा, x आएगा। इसका मतलब देखिएगा ये तो दोनों होने से रहे, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो आपके एक शब्द आदि पहले ही कट गए। दूसरा देखिए I है, तो I को हम जब लेंगे तो I का I होगा, तो I आ गया, यानी एक तो यहीं से है। दूसरा N है, देखिए विंटर में यहाँ पर हमारा N है तो इसका M होगा, यानी N जो है तो M, ये इसमें ये M है, इसमें N है, तो यहाँ आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसे भी आप काट दीजिए, आंसर होगा A। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक आयताकार प्लाट है, एक आयताकार प्लाट की परिमिति जो है उसकी 240, परिमिति कहते हैं परिमाप को, परिमिति उसकी जो है 240 है। कितनी, आप देखिए ऐसे करके सपोज कीजिए ये एक आयत है, ठीक। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात चल रही है, तो मान लीजिए इसकी लंबाई जो है वो L है और चौड़ाई जो है वो B है। हमने मान लीजिए कि मान लीजिए एक आयत है ये ABCD और इसका लंबाई चौड़ाई जो है वो इतना है। तो जब आयत का परिमाप जो होता है, मैं आपको बता दूं, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये कितना दिया है, यहाँ से 240 दिया है, कितना, 240। आप यहाँ से L + B का मान निकाल सकते हैं, तो 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो 120, कितना, 120 हो जाएगा। यानी इसकी लंबाई 10% घटा दी जाए, तो लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, 10% घटा रहे हैं, ठीक है। लंबाई को 10% घटा रहे हैं और चौड़ाई को 20% बढ़ा रहे हैं। तो जब आप 10% लंबाई को घटाएंगे, ठीक है, तो आप जानते हैं 10, अगर मान लीजिए लंबाई L है, 10% घटाएंगे तो हम उसे इस तरीके से मान सकते हैं कि वो 0.9 हो जाएगी। मान लीजिए हमारी जो है 0.9 हो गई, पहले 10 थी तो 1% मान लीजिए
जैसे 10 में से असल में क्या होता है, अगर हम लंबाई को 10 मान लें तो उसमें से 10 घटाएंगे तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि जो है 10 तक जो है ना वो एक पॉइंट से 10 आता है। तो ये 9 हमने ये मान लिया 0.9L हो जाएगा मान लीजिए, और ये 20% बढ़ा रहा है, तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 1.2। अगर ये हमने छोटा करने की वजह से करा है, अगर आप इसे चाहें तो 100 मान के भी कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए ये 90L हो जाए और ये 120B हो जाए, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये जो है बढ़ा दी जाए तो आयताकार प्लेट की परिमिति वही रहती है, पर अब परिमिति अब भी 120 ही रहती है। तो यहाँ से आप 0 ख़त्म करेंगे, तो 0 खत्म करके 3 से काटेंगे भी, तो 3 3 9 ये हो जाएगा 3L प्लस के 3 चौक 12 यानी 4B और 3 चौक 12 40 यानी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए, आंसर आ जाएगा, ख़त्म। देखिए L प्लस B था, यानी L प्लस B हमारा 120 है, और ये है 3L प्लस 4B, ये हमारा 4 है। तो दोनों समीकरण 1 है ये और समीकरण 2 है। इसमें क्या काम करेंगे आप, या तो 3 से गुणा कीजिए तो L कट जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे तो B कट जाएगा। चलिए मैं छोड़ रहा हूँ आपको, आप इसे कर लीजिएगा, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा जो इसमें L और B कितना आ रहा है, तो हमारा देखिए B तो आ रहा है 40, B कितना आ रहा है 40, और L हमारा आ रहा है 80। L हमारा 80 और 40 आ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछा, दोनों ही गुणा कर दीजिएगा, यानी 80 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 3200, कितना 3200 वर्ग मीटर। समझने की, मैं इसलिए डीप में जा रहा हूँ कि आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा लंबा आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक 79 मीटर ऊंचा जो गोल खंबा है, और उसके ऊपर एक बंदर जो है वो बैठा है, और एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए चढ़ जाता है, लेकिन दूसरे मिनट में वो 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले वो क्या होता है, तो 2 मिनट की अगर हम बात करें, 2 मिनट की बात करें तो 2 मिनट में कितना होगा, पहले तो 4 मिनट चढ़ता है, फिर 1 मिनट खिसकता है, तो 4 माइनस 1 यानी कि हमारा जो एवरेज निकल रहा है वो 3 मीटर का निकल रहा है। कितना, हर 2 मिनट में 3 मीटर का निकल रहा है। तो 3 यानी 3 मीटर दूरी वो 2 मिनट में चढ़ जाएगा। 3 मीटर दूरी कितने में चढ़ेगा, 2 मीटर। तो वो कह रहा है खंबे के ऊपरी सिरे पर बंदर को पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, इसका आप आसानी से कर सकते हैं। जब 3 मीटर दूरी जो है, देखिए यहाँ से चलिएगा, 3 मीटर चढ़ रहा है 2 मिनट में, कितने में, 2 मिनट में चढ़ रहा है। तो 75 मीटर कितना चढ़ जाएगा, 25 से आप जानते हैं 75 मीटर का कितने चढ़ जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25 गुणा 2 वो चलेगा 50 मिनट में, कितने में चढ़ जाएगा, 50 मिनट में चढ़ जाएगा 75 मीटर। अब रही बात कितनी, 4 की और रही, तो 4 जो है वो 4 मीटर दूरी कितने में चढ़ेगा, जब 3 मीटर दूरी वो 2 मिनट में चढ़ता है, तो 4 मीटर दूरी चढ़ने में कितना समय लग जाएगा। देखिए 4 मीटर दूरी चढ़ने में उसे लगेगा कितना, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, लास्ट में वो चढ़ेगा तो वापस वहाँ से फिर नहीं आएगा, तो इसमें 4 मीटर दूरी जो है असल में वो फिर चढ़ जाएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में चढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आखिर में क्या होगा, क्योंकि लास्ट में वो क्या होगा, चढ़ गया तो फिर बाद में उतरने का नहीं है, तो इसलिए हमारा जो 79 मीटर की दूरी है वो चढ़ेगा 50 + 1 51 मिनट में, कितने में, 51 मिनट में। नेक्स्ट आप देखिएगा, ए के अंक बी से कम है, ए के अंक बी से कम है, चलिए कोई बात नहीं, परंतु सी से ज़्यादा है। अब देखिए यानी बी के ज़्यादा हैं ए से, और ए के ज़्यादा हैं सी से। अब डी के अंक ई से अधिक है, अब डी के अंक जो हैं वो, डी के अंक जो हैं वो ई से ज़्यादा हैं। ठीक, डी के ई से ज़्यादा हैं, तो और बी के अंक ई से कम है, और बी के जो हैं वो ई से कम हैं, तो इसका मतलब ई जो है यहाँ होना चाहिए, यानी ई यहाँ होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, और जब ई से कम है बी के, तो डी तो इससे भी बड़ा है, तो डी अपना यहाँ आ जाएगा, पहले डी फिर ई फिर बी फिर ए फिर सी। तो पूछा क्या है, सबसे अधिक डी के हो गए, किसके हो गए, डी के हो गए, खत्म। सही खेल रहे हैं, बेहतर तरीके से खेलिए, डायरेक्ट देखिए बाउंड्री लाइन के पार जानी चाहिए क्या।
एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ करके खड़ा है। देखिए पहले आप समझ लीजिएगा इस तरीके से, जैसे ये होता है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये पश्चिम। तो वो कहाँ खड़ा है? उत्तर। एक आदमी जो है वो खड़ा है, कहाँ खड़ा है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी यहाँ खड़ा है, उत्तर पश्चिम की ओर को, उसका मुंह इधर है, उत्तर पश्चिम की ओर को मुंह करके खड़ा है। ठीक है। वह वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। वामावर्त घूम रहा है, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो फिर देखिएगा कैसे इस तरीके से घूमता है वो, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ आ गया और घूम जाता है, तथा उसके बाद वो दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। यहाँ से आया फिर दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो दक्षिणावर्त तो यही है, देखिए दक्षिणावर्त यहाँ है, तो दक्षिणावर्त जब यहाँ है तो 135 डिग्री घूमने के लिए ये दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ होगा, तो इसे अगर घुमाएंगे देखिए 135 डिग्री, तो यहाँ तक आपको पहुँचने के चांसेस दिखाई देंगे। तो ये कह रहे हैं अब उसका मुख जो है किस दिशा में है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा? तो मुख जो है उसका पश्चिम दिशा की ओर होगा। भाई उसका मुख इधर है तो पश्चिम दिशा की ओर ही हो गया ना, यहाँ से इधर हो गया तो कहाँ होगा? पश्चिम दिशा की ओर होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक आदमी वर्गाकार मैदान को विकर्णतया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 मिनट पार कर लेता है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है। वर्गाकार मैदान को जो है कैसे कर रहा है? अब देखिए आप, मैंने आपको अभी जो सूत्र बताया था, देखिए ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। पता ही आपको चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अगर हम यहाँ से दूरी निकालनी है तो उसकी चाल हमें पता है कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो मिनट 3 मिनट दे रखे हैं, आप इसे सेकंड में बदल लीजिएगा, या इसे आप किलोमीटर प्रति घंटे इसे घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइडेशन कर दीजिएगा, तो हमारा 12/60 कितना? 12/60, 12 पंजे 60, तो 1/5 कितना? यहाँ इस तरीके से कीजिएगा, 1/5 किलोमीटर में आ रहा है, 1/5, 1/5 किलोमीटर कितना होता है? यानी अगर हम इसे कहें 1000/5, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते बाद डिवाइड से करेंगे तो 200 मीटर कितना? तो 200 मीटर वो 3 मिनट में जा रहा है। तो मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। अब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल पूछना है उसे। ठीक है। अब वर्ग का विकर्ण ये हो गया हमारा 200, तो जब विकर्ण हो गया तो आप इससे देखिए भुजा निकाल सकते हैं विकर्ण से। तो वर्ग का देखिए, वर्ग की भुजा आप जानते हैं, वर्ग की भुजा यहाँ से निकाल सकते हैं। वर्ग की भुजा वो होती हो जाएगी कितनी? भुजा 200/√2। तो आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100/√2। कितना हो जाएगा? 100/√2। क्षेत्रफल पूछा है तो इसका वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे तो ये 100 का हो जाएगा कितना? 10,000, और गुणा 2 से गुणा करेंगे तो 20,000। कितना? 100 का गुणा करेंगे तो 100 से, तो 20,000 वर्ग किलोमीटर। तो आंसर आपको कौन सा लग रहा है इसमें? 20,000। देखिए ये 2,000 नहीं है, 20,000 होगा ये, इसका आंसर ये है। चलिएगा नेक्स्ट आ चुका लास्ट। नेक्स्ट देखिएगा, 8 संख्याओं का औसत घनत्व 87 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या? अपने छोटी संख्या से मात्र 2 अधिक है। ठीक है। 8 संख्याओं का औसत घनत्व जो है वो 87 है। तो पहले हमने दोनों में क्या करना है? बड़ी संख्या मान लेंगे। लेकिन मानिए कि माना जो है बड़ी संख्या कितनी है? x है, तो छोटी संख्या जो है 2 अधिक, क्या कहें? छोटी संख्या से 2 अधिक है। तो अगर हम इसे छोटी ऐसे कह देंगे कि छोटी हमारी x - 2 हो जाएगी, तो तभी तो बड़ी x बनेगी। तो अब क्या कह रहे हैं? 8 संख्याओं का औसत इतना है। ठीक है। अब ये 8 संख्याओं का आपसे औसत पूछा है, तो अब ये कह रहे हैं यदि इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 85 हो जाता है। तो सबसे बढ़िया, अगर इन दोनों को हटा रहे हैं तो शेष संख्याओं का औसत, तो देखिए पहले हम जानते हैं 87 जो है वो 8 का है। अब हमने क्या करी? 2 संख्या निकाल दी, तो 2 कौन सी निकाली? एक x निकाल दिया, एक x - 2 निकाल दिया, तो वो किसका हो रहा है? तो इसे देखिए ये 85 के इसे इक्वल हो जाता है। कितना हो जाता है? ये बराबर हम अगर चाहेंगे तो 6 गुणा, अब 6 ही तो बची, तो 85 हो जाएगा। बस निकाल लीजिए, कितनी बड़ी कहानी इसमें है नहीं। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए मल्टीप्लाई का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 696 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 510, और बराबर हमारा कितना हो जाएगा?
यहाँ से देखिएगा ये 2x में से 2x माइनस 2 हो जाएगा, 2x माइनस 2 हो जाएगा। तो इसमें आप जोड़ेंगे, इसमें से पहले आप घटाने की कोशिश कीजिए तो 186 बचता है। कितना बचता है? 186। तो ये 2x माइनस 2 186 हो जाएगा। तो x इसे जोड़ेंगे तो इधर 188 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 188 का, यानी 188/2। तो बराबर कितना होता है? 94। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा लंबा असल में हम भी नहीं चाहते, 20 क्वेश्चन भी बहुत लंबे पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। कोई मूलधन जो है वो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बतानी। तो मान लीजिए मूलधन 1 था पहले, ठीक है, कितना था? 1 था। तो वो 3 वर्ष बाद कितना हो गया? 8 हो गया। तो ब्याज की दर निकाल दीजिए आसानी से, कुछ नहीं। इसका आप एलसीएम इस तरीके निकाल देंगे, घनमूल निकाल लीजिए इसका 1 का, और ऐसे इसका घनमूल निकालिए 8 का। तो इसका तो 1 का 1 ही होगा और इसका हो जाएगा 2। तो आपसे पूछिए दर, तो जब भी आपसे इस तरह से दर पूछनी हो तो देखिए 2 - 1/1 इंटू 100 करके निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 100% दर होगी। कितनी होगी? 100%। तो आंसर हो गया ये। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लाया था, और इसके अगले वीडियो जो है वो दूसरे पार्ट में आप देखिएगा, उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से आपको इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, दैट्स ऑल।